बड़ी खबर इस वक्त की बंगाल की सियासत से जुड़ी हुई। बंगाल में परिवर्तन यात्रा की शुरुआत से पहले ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला है। नड्डा ने मालदा में रोड शो किया। इससे पहले नड्डा ने ममता को चुनौती देते हुए दावा किया कि आने वाले चुनाव में ममता का जाना तय है। नड्डा ने कृषि विज्ञान केंद्र का भी दौरा किया और बंगाल में खेती पर ज्यादा जोर देने की बात कही। नड्डा ने मालदा में किसानों के साथ खाना भी खाया और भरोसा दिलाया कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद किसानों की तरक्की के लिए कई योजनाएं लागू की जाएंगी। जेपी नड्डा ने मालदा की रैली में ममता बनर्जी पर जमकर निशान साधा है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी का जाना तय है और बीजेपी का आना भी तय है। जब बंगाल के किसानों में लगभग 25 लाख लोगों ने केंद्र सरकार को खुद अर्जी भेज दी तो कहती हैं ममता जी की मैं भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लागू करूंगी। ममता जी चुनाव आ गए हैं, अब पछतावत हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो हम जब बोलते हैं तो सामने से नारे लगते हैं जय श्री राम। मैं अभी आया हेलीपैड से लेकर सारे रास्ते मैं सिर्फ ऐसे हाथ हिलाता था, उधर से कहते थे जय श्री राम। अभी चुनाव होगा, ममता जी को टाटा, उनको नमस्ते। मैं आजकल देखता हूं जहां जाता हूं मुझे पीसी और भाईपो दोनों की तस्वीरें मिलती हैं। पीसी और भाईपो दोनों की तस्वीरें, हर कोई हाथ जोड़ के खड़ा है, हर कोई हाथ जोड़ के खड़ा है, उनके पोस्टर मिलते हैं। ममता जी, बंगाल की जनता ने आपको नमस्ते करने का तय कर लिया है, ये बात आप समझ लीजिए। ममता बनर्जी पर सीधा हमला, लेकिन एक नई यात्रा की शुरुआत बीजेपी पश्चिम बंगाल में करने जा रही है और नाम दिया गया है परिवर्तन यात्रा। शुरुआत इसकी हो रही है नवोद्वीप नादिया जिले से। यहीं हमारी सहयोगी आशिका सिंह भी मौजूद हैं। आशिका, भले ही चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन क्या बंगाल की जनता ये नहीं देख रही है कि बीजेपी की ये तमाम कार्यक्रम दरअसल चुनावी अभियान के तहत ही हो रहे हैं? बिल्कुल प्रशांत, सबसे पहले मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाऊंगी। ये वो रथ है जो तैयार हो रहा है, जो सज रहा है। इसके आगे जो यहाँ पर परिवर्तन यात्रा निकलेगी उसके लिए, और यहाँ पर मंच के पास यहाँ अभी जेपी नड्डा पहुँचे भी नहीं है और छऊ नाच महिलाएं जो है पारंपरिक वो कर रही हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अब भी पुलिस की तरफ से रिटर्न परमिशन नहीं दी गई है ये जो परिवर्तन यात्रा है इसके लिए। और अभी से थोड़ी देर पहले सांसद सुकांत मजुमदार से हमारी बात हुई, जिन्होंने साफ साफ कहा कि परमिशन हो न हो हमारा रथ तो तैयार है और अब से थोड़ी देर बाद हुंकार भरते हुए यहाँ से निकलेंगे, पुलिस भी हमें रोक नहीं पाएगी। तो तस्वीरें यहाँ की देखिए। और इसके साथ ही जैसे कि आपने भी बताया, मालदा में जेपी नड्डा जब गए, मालदा का महत्व मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर मालदा जिले में 12 विधानसभाएं सीटें हैं और लोकसभा सीट की बात करें तो उनमें से 12 में से 6 पर भाजपा का वर्चस्व रहा, 2 पर तृणमूल कांग्रेस और 4 पर कांग्रेस आगे रही, जिसके मद्देनजर अब मालदा बहुत महत्वपूर्ण रहा है। और इसके बाद अब जब मालदा से निकल गए हैं जेपी नड्डा और यहाँ पर नवद्वीप की तरफ आ रहे हैं, सबसे पहले नदिया पहुँचने के बाद, नवद्वीप पहुँचने के बाद चैतन्य महाप्रभु के घर पर जो है वो जन्मस्थान पर जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर आएंगे और इस परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रशांत, परिवर्तन यात्रा की शुरुआत होने वाली है और इसके लिए पश्चिम बंगाल के दौरे पर भी हैं जेपी नड्डा। लेकिन बंगाल में बीजेपी की इस परिवर्तन यात्रा के आगाज से पहले ही जेपी नड्डा, जो कि हुंकार भरते नजर आए थे मालदा में भी, अब से कुछ ही देर बाद नदिया पहुंचेंगे, जहां नवोद्वीप में वो बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। ममता सरकार ने इस परिवर्तन यात्रा को मंजूरी नहीं दी है, लेकिन बीजेपी का दावा है कि परिवर्तन यात्रा के लिए मंजूरी मिले या ना मिले, वो यात्रा निकाल कर ही रहेंगे। पश्चिम बंगाल के नवद्वीप से आज बीजेपी के परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हो रही है और ये है बीजेपी का परिवर्तन रथ। बहुत
बातें हो चुकी परिवर्तन रथ को लेकर के, और राजनीति की बात करें तो उसको लेकर भी परमिशन है नहीं परमिशन है, इसको लेकर के अब भी जो है वो पेंच फंसा हुआ है। लेकिन इस बीच ये जो परिवर्तन रथ है इसकी तस्वीर हम आपको दिखाएं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है, उसके बाद जेपी नड्डा की तस्वीर है, दिलीप घोष जो कि राज्य के भाजपा अध्यक्ष हैं उनकी तस्वीर है। यहाँ पर इस रथ को सजाने की जो कोशिश है वो भी अब शुरू हो चुकी है, तैयारी जो है वो लगभग पूरी हो चुकी है। और अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आएंगे और इस रथ को लेकर के पश्चिम बंगाल के हर एक विधानसभा तक जो ये निकलेगा वो यात्रा शुरू करेंगे। बीजेपी सांसद सुकांत मजुमदार हमारे साथ हैं। दादा, परमिशन है कि नहीं है परिवर्तन यात्रा की? रथ तो आ गया है। देखिए, परिवर्तन यात्रा की परमिशन अभी तक हमारे पास नहीं है और हम परिवर्तन यात्रा की परमिशन की परवाह भी नहीं कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल पुलिस से हमें ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। ममता बनर्जी की जो सरकार चल रही है वो डेमोक्रेसी पे बिलीव ही नहीं करती, तो परमिशन छोड़िए। गवर्नमेंट जो है ये इसका एक्सपायरी डेट निकल चुका है, तो एक्सपायर्ड गवर्नमेंट से मुझे नहीं लगता कोई परमिशन की ज़रूरत है। बिना परमिशन के भी यात्रा निकलेगी? ना, यात्रा तो होगी। आप परमिशन देंगे कि नहीं देंगे तो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट सोचेगी। पुलिस ने रोका तो? पुलिस शायद नहीं रोक पाएगी, क्योंकि पुलिस भी जानती है जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। पुलिस प्रशासन हमेशा जनता की सुनती है। तो आशिका, अब ये बेपरवाह होकर रैली निकाली जा रही है, ये जो यात्रा की जा रही है कि अब उन्हें आधिकारिक तौर पर इजाजत की जरूरत भी नहीं है, लेकिन खास तौर पर इस जगह को चुनना इस परिवर्तन यात्रा के लिए किस तरह के संकेत जुड़े हुए हैं इस जगह से जहां पर इस परिवर्तन यात्रा की शुरुआत बीजेपी करने जा रही है? देखिए, बंगाल को आध्यात्म की भूमि कहा जाता रहा है प्रशांत, तो ऐसे में जब भी जेपी नड्डा आए हैं या गृह मंत्री अमित शाह आए हैं, आध्यात्मिक टच जरूर उनके हर यात्रा में रहा है। और इस बार भी नवद्वीप को खास तौर पर चुनना बड़ा निर्णय है, और इसलिए क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु जो कि उनके जो फॉलोअर्स थे उनको कृष्ण भगवान का अवतार माना करते थे, तो ऐसे में इस जगह को चुनना ये एक आध्यात्मिक तौर पर जो है वो संदेश देने की कोशिश है कि बीजेपी जो है वो लोगों के साथ है, बंगाल के कल्चर के साथ है, आध्यात्म के साथ है, किसानों के साथ है, दलितों के साथ है और पिछड़ों के साथ है। और यही कोशिश है बीजेपी की कि अपने तमाम आयोजनों से, कार्यक्रमों से कोई संकेत दे, संदेश दे जनता को। चुनाव की तारीखों का ऐलान बहुत जल्द होगा, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी की यह तैयारी पश्चिम बंगाल में दिखाई भी दे रही है। जेपी नड्डा ने मालदा में रोड शो किया, जिसमें लोगों की भारी भीड़ भी नजर आई। इससे पहले उन्होंने मालदा में किसानों के साथ जमीन पर बैठकर खाना खाया। नड्डा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा और बंगाल में किसानों की भलाई का कोई काम ना करने का ममता बनर्जी पर आरोप उन्होंने लगाया। उन्होंने दावा किया कि जब बंगाल में बीजेपी की सरकार बन जाएगी तो ज्यादा ध्यान किसानों की तरक्की पर पश्चिम बंगाल में दिया जाएगा। और एक रोड शो करते हुए मालदा में वो आगे बढ़े थे। यहां सीधे आरोप ममता सरकार पर कि केंद्र की कई ऐसी किसान हित की योजनाओं को उन्होंने लागू ही नहीं होने दिया। लेकिन आज सबकी नजर है उनकी परिवर्तन यात्रा पर। लेकिन उससे पहले की ये तस्वीरें भी बेहद खास। रोड शो उन्होंने किया, लोगों को संबोधित किया और किसानों के साथ भोजन किया। दूसरी तस्वीर के जरिए भी ये संदेश देने की कोशिश कि भले ही बीजेपी की केंद्र सरकार के लाए उन 3 कृषि सुधार कानूनों का कुछ किसान संगठन विरोध कर रहे हों, लेकिन कुछ किसान तो हैं जो इसे अपने हित का मानते हैं। उन्हीं के बीच पहुंचे थे आज जेपी नड्डा, उन्हीं के साथ भोजन किया और फिर कई सियासी निशाने साधे गए। आने वाला पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव और देश के बाकी तमाम किसानों तक यह संदेश देने की भी कोशिश कि उनकी पार्टी के, उनके सरकार के काम किसान हित के हैं। किसानों के साथ सहभोज करता हुआ कार्यक्रम में शामिल हुआ। जिस बड़ी संख्या में आप सब लोग आए हैं और जो गर्मजोशी आपने दिखाई है और ये जो रोड शो जिसमें मुझे ये जन सैलाब देखने को मिला है, ये बताता है कि बंगाल की जनता ने तय कर लिया है, ममता जी का जाना तय है और भारतीय जनता पार्टी का आना तय है।
ये चोर की सरकार, ये टोलाबाजी की सरकार, ये कोयला चोरी की सरकार, ये कटमनी वाली सरकार, ये भ्रष्टाचार की सरकार, ये अनाचार की सरकार, इसको बंगाल की जनता ने यहां से जड़-मूल से उखाड़ करके फेंकने का और जड़-मूल से समाप्त करने का तय कर दिया है चुनाव में, ये मुझे दिख रहा है। और अब मालदा के बाद नदिया का रुख जेपी नड्डा का, और वो खास जगह है नवोद्वीप, जिसे चैतन्य महाप्रभु की जन्मस्थली के तौर पर जाना जाता है, माना जाता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो भक्तिकाल के प्रमुख कवि रहे हैं, जिन्होंने कृष्ण भक्ति को रास्ता बनाया, लेकिन आशिका, क्या इसी कृष्ण भक्ति के प्रमुख कवि के इस जन्म स्थान से शक्ति लेने की कोशिश है, अपनी सियासी पार्टी को शक्ति देने की कोशिश है, यही संकेत देने की भी कोशिश बीजेपी की आज होगी? बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत, जब पहुंचेंगे चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान पर तो मैं आपको बता दूं कि वहां पर दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे। इसके अलावा गौशाला है जहां पर जाकर के गौ पूजन भी करेंगे जेपी नड्डा जी। एक नीम का पेड़ है जिसके नीचे चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था, वहां पर भी पूजा करेंगे। जिसके बाद यहाँ का रुख करेंगे। तस्वीरें मैं आपको पीछे की दिखाऊं तो जो रथ है वो पूरी तरह से लगभग तैयार कर दिया गया है, फूलों से सजा करके रथ जो है वो यहाँ से अब थोड़ी देर में जब जेपी नड्डा आएंगे तो आगे रवाना होगा। और ये तस्वीरें भी है, लेकिन आशिका, कितने बजे इस परिवर्तन यात्रा की शुरुआत का वक्त रखा गया है? क्या उससे पहले यहाँ संबोधन भी होगा? क्या कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई है बीजेपी की ओर से? देखिए, लगभग 4 बजे का वक्त है जब यहाँ पर पहुँचना है जेपी नड्डा को। और उसके बाद आप मेरे पीछे एक मंच देख सकते हैं, मंच पर यहाँ पर आएंगे और ये जनसभा जहाँ पर लोगों का सैलाब आया हुआ है। और इसके बाद यहाँ से इस जनसभा को संबोधित करने के बाद जो ये परिवर्तन यात्रा है जो आज चर्चा में सबसे ज़्यादा बनी रही है, इसको यहाँ से लेकर के निकलेंगे। तस्वीरें यहाँ की देखिए, महिलाएं जो है पारंपरिक छऊ नाच कर रही हैं स्वागत में। अभी तक जेपी नड्डा यहाँ पर नवद्वीप की धरती पर आए भी नहीं है, मालदा से रवाना भले हो चुके हैं, लेकिन स्वागत के लिए अभी से छऊ नाच पारंपरिक बंगाली यहाँ पर शुरू हो चुका है। और अब से थोड़ी देर में जब यहाँ पर आएंगे जेपी नड्डा तो ये जो भीड़ है उसको सबसे पहले संबोधित करेंगे और उसके बाद ये परिवर्तन यात्रा यहाँ से निकलेगी, जिससे अब तक पुलिस की परमिशन रिटन में नहीं मिली है प्रशांत। लेकिन बीजेपी ने दावा कर दिया है कि वो अब लिखित में परमिशन प्रशासन की, पुलिस की मिले ना मिले, परिवर्तन यात्रा वो करके रहेंगे। और जगह की शुरुआत की गई है इस नवोद्वीप से, जो कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। भले ही ये कृष्ण भक्ति की उस परंपरा के महान प्रचारक रहे हैं जो पूरी दुनिया भर में जाने जाते हैं कृष्ण भक्ति के लिए, लेकिन यहीं से शक्ति लेने की कोशिश बीजेपी कर रही है और ये संदेश देने की भी कि यहीं से परिवर्तन की शुरुआत होगी। लेकिन क्या अब ये टकराव की जो आशंका थी कि अगर इजाजत नहीं मिलती है तो क्या होगा, क्या अब ये आशंकाएं खत्म हो चुकी है? बाकायदा तय समय पर ही इस रैली को, यात्रा को शुरू करेगी बीजेपी, आशिका? यही समझ में फिलहाल तो आ रहा है कि ये जो परिवर्तन यात्रा है बीजेपी की यहाँ से समय से ही रवाना होगी। हालांकि जेपी नड्डा का जो कार्यक्रम है वो तय समय से थोड़ा सा पीछे चल रहा है, लेकिन जब भी वो यहाँ पर आएंगे, यहाँ से ये जो जनसभा है इसको संबोधित करने के बाद परिवर्तन यात्रा को लेकर के निकलेंगे। हमने जितनी बार भी आज पुलिस के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, कैमरे पर तो कोई भी नहीं आया, पर सवालों के जवाब भी सीधे सीधे नहीं दे रहे थे। जब हमने पूछा कि क्या रथ यात्रा को यहाँ से निकलने दिया जाएगा, तो यहाँ पर जो थाना प्रभारी थे उन्होंने कह दिया कि मुझे जानकारी नहीं है। इसके बाद जब बार बार पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, फिलहाल तो हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं है कि इसको रोकना है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि
ठनाठनी के बाद भी ये जो रथ यात्रा है आज यहाँ नवद्वीप से निकलेगी और परिवर्तन, वो शब्द जो कि बार बार हम कह रहे हैं कि इसी शब्द को अपनी ढाल बना करके ममता भी 34 साल के वाम शासन को और हटा करके सत्ता की सीढ़ियां चढ़ी थी और अब परिवर्तन शब्द को ही लेकर के बीजेपी भी आगे बढ़ रही है। परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेगी, बड़ी तादाद में महिलाएं भी यहाँ मौजूद हैं। कोशिश आप कीजिएगा कि अगर उनसे बातचीत हो सके, क्या और कैसे देखती हैं वो बीजेपी के इस आयोजन को, कार्यक्रम को। लेकिन ममता बनर्जी भी अब जवाब देने की मुद्रा में है और अपने हर कार्यक्रमों से संदेश देने की कोशिश की कैसे वो भी पश्चिम बंगाल की धरती से जुड़ी हुई हैं, वहां की महान हस्तियों को अब उसमें शामिल करती दिखाई दे रही हैं। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विरासत पर भी अब ये सियासी अधिकार जताने की कोशिश इसे माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक के बाद एक कई दांव चल दिए हैं। कल पेश हुए पश्चिम बंगाल के अंतरिम बजट में कोलकाता पुलिस में अब नेताजी बटालियन के गठन का भी ऐलान ममता बनर्जी ने किया। और इतना ही नहीं, राज्य प्लानिंग कमीशन को अब बदल करके नेताजी राज्य योजना आयोग नाम देने का फैसला ममता बनर्जी ने किया है, जब वो अंतरिम बजट अपने राज्य का पेश कर रही थी। और ऐसे में ये तब अहम है जबकि चुनाव अब बेहद करीब हैं। राजारहाट में नेताजी की याद में स्मारक बनाने का ऐलान किया गया। इसके साथ ही साथ ममता बनर्जी ने हर जिले में आजाद हिंद स्मारक बनवाने का भी ऐलान कर दिया। आजाद हिंद स्मारकों के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। अंतरिम बजट ने ममता बनर्जी ने यह ऐलान किया है। ममता बनर्जी पहले ही नेताजी के नाम पर एक यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा कर चुकी हैं। लेकिन चुनावी बजट में नेताजी के नाम पर योजनाओं के ऐलान के लिए बीजेपी ने ममता सरकार को घेरने में भी देरी नहीं लगाई। 10 साल से वहाँ पर ममता बनर्जी हैं, उन्होंने आज तक तो नेताजी को कोई याद किया नहीं। वो आज लगातार वो नेताजी को याद कर रही हैं, तो स्पष्ट है राजनीति है, वोट बैंक के चलते सब कुछ हो रहा है। वो अब तक तो एक ही तरफा एक ही वोट बैंक की चिंता करती थी, अब वो कुछ अलग ढंग से राम मंदिर की भी बात करती हैं, कुछ वैसे भी बात करती है। परंतु जब कोई उनके किसी कार्यक्रम में कोई जय श्री राम का नारा लगा दे तो उस पर वो कहती हैं कि पॉलिटिकल जकारा है। ये बीजेपी का आरोप है ममता बनर्जी पर। आशिका हमारी सहयोगी नदिया में मौजूद हैं। आशिका, परिवर्तन यात्रा की शुरुआत यहां से होगी, लेकिन बीजेपी आरोप ये लगा रही है कि ममता पहले तुष्टीकरण की सियासत करती थी, लेकिन अब उन्हें समझ में आ चुका है कि नुकसान एक बड़ा उन्हें हो सकता है, तो कई और प्रतीकों का सहारा लिया जा रहा है। क्या वाकई जमीनी स्तर पर इस तरह का बदलाव ममता की सियासत में आप भी देख पा रही हैं? प्रशांत, बिल्कुल एक तरफ तो ये आरोप ममता पे लगते रहे हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति करती है, लेकिन अब एक राम का नाम भी उनके मुंह से निकलने लगा है। जब जय श्री राम से उन्होंने पर नाराजगी जताई थी प्रधानमंत्री के सामने, उसके 2 दिन बाद ही एक रैली में उन्होंने खुद ही नारा लगाया था कि हरे राम हरे कृष्ण और बीजेपी को विदाई देना है इस राज्य से। तो सभी को रिझाने की कोशिश, एक तो मैं आपको ये भी बता दूं कि SC ST को भी रिझाने की कोशिश पूरी तरह से ममता की तरफ से की जा रही है। और कल का जो बजट था उसमें भी विशेष तौर पर SC STs के लिए 100 इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की घोषणा भी की गई। दूसरा, एक नेताजी को लेकर के जो भी बंगाल के मनीषी हैं, जो महापुरुष हैं, उनका नाम लेकर के आगे बढ़ना बीजेपी की भी स्ट्रैटेजी है और यही ममता की भी स्ट्रैटेजी है। नेताजी हो, रविंद्रनाथ टैगोर हो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो, इन सभी के का नाम लेकर के आगे बढ़ना। कल के जो तस्वीर नजर आई कि नेताजी के नाम से एक खास बटालियन, नेताजी का के नाम पे कई स्मारक। तो जो ये साल है, नेताजी शुरू से ही जो है चर्चा में नेताजी का नाम रहा है और बीजेपी और टीएमसी दोनों ही कोशिश कर रहे हैं कि पूरा फायदा उठा सकें। तो पश्चिम बंगाल के इन महापुरुषों, महान प्रतीकों की परंपराओं को भी सियासत में बखूबी इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है और उसी कड़ी में अंतरिम बजट में नेताजी के नाम से कई कार्यक्रमों के ऐलान को देखा भी जा रहा है। लेकिन जो रोड शो कुछ देर पहले हुआ है उसमें भी लगातार ममता बनर्जी पर हमला रहे जेपी नड्डा। मालदा में थे जेपी नड्डा, एक रोड शो किया है उन्होंने नादिया जिले में दाखिल होने से पहले और सीधे ममता बनर्जी पर आरोप लगाया। यहाँ किसानों से उनके हित की बात की, क्या वो चाहते हैं उनसे जानने की कोशिश की। लेकिन आशिका, यहाँ किसानों को लेकर सबसे ज्यादा बात करने की कोशिश की जा रही है।
उन्हीं किसानों के दम पर एक आंदोलन शुरू किया ममता बनर्जी ने और सत्ता का परिवर्तन करके पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी। लेकिन आज क्या फिर किसानों की सुध ली जा रही है और वो भी अब इस सियासी लड़ाई में एक प्रमुख भूमिका निभाते दिखाई दे रहे हैं। प्रशांत, आपने बिल्कुल ठीक कहा। यही किसान है जिनके सहारे सत्ता की सीढ़ियां चढ़ी थी ममता, लेकिन आज जब किसान आंदोलन की बात उठी तो पश्चिम बंगाल से कोई बड़ी आवाज नहीं उठी। ममता बनर्जी ने भले ही 2-3 दिनों का यहाँ पर कोलकाता में आयोजन किया था जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया, लेकिन इसके बाद कहीं भी राज्य में किसान जो है वो प्रदर्शन करते नजर नहीं आए। जबकि बार बार तस्वीर ये देखी गई है, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे जेपी नड्डा भाजपा अध्यक्ष जब भी यहाँ आए हैं, किसानों के साथ बैठ करके उन्होंने भोजन किया है, किसानों ने उनको समर्थन भी दिया है। प्रशांत, और इसी तरह की सियासत देखने को मिली। लेकिन इस वक्त की बेहद अहम खबर यह भी कि 3 बज चुके हैं और 3 बजे तक पूरे देश में किसान संगठनों ने चक्का जाम का ऐलान किया हुआ था। हालांकि यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली एनसीआर को अलग रखा गया था, लेकिन अलग अलग देश घर के शहरों की ये तस्वीरें आप देखिए। पलवल, बेंगलुरु, पुणे, अमृतसर और जम्मू की ये तस्वीरें हैं, जहां पर कई किसान संगठनों ने केंद्र के आए इस कृषि सुधार कानून के विरोध में चक्का जाम का ऐलान किया था 12 बजे से 3 बजे तक। और यह ऐलान किया गया था कि चक्का जाम होगा और अपनी मांगों को लेकर यह आंदोलन देश के अलग अलग शहरों में भी दिखाई देगा। अब 3 बज चुके हैं। बताया गया कि एक सायरन के साथ इस चक्का जाम का समापन होगा, लेकिन दिल्ली में भी तस्वीर सामने आई थी जहां पर कुछ लोगों ने रास्ता रोकने की कोशिश की थी। हमारे सहयोगी जो जानकारी दे रहे थे उसके मुताबिक यहां पर इस तरह के चक्का जाम को अलग रखा गया था दिल्ली एनसीआर को, लेकिन यहां भी कुछ प्रदर्शनकारियों ने रास्ता रोकने की कोशिश की थी। दूसरे शहरों में किस तरह की तस्वीरें, ये भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ज्यादा असर इसका देश भर में उतना देखने को नहीं मिला है। देश के कुछ हिस्सों में 12 बजे से ही किसान सड़कों पर उतर गए थे। 5 तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं प्रमुख शहरों की। हरियाणा के पलवल की पहली तस्वीर है। सैकड़ों की तादाद में यहां किसान सड़कों पर उतरे थे, जाम लग गया था। जबकि बेंगलुरु में भी सड़कों पर लोग उतरे, लेकिन पुलिस ने हंगामा करने से इन्हें रोक दिया और एक बस में बिठाकर वहां से अलग ले जाया गया। दिल्ली के शहीद पार्क में भी प्रदर्शन के दौरान किसानों की पुलिस से धक्का मुक्की हुई है। पुलिस ने शहीदी पार्क में किसानों को प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी थी, लेकिन कुछ लोग यहां प्रदर्शनकारी जरूर पहुंच गए थे। जब पुलिस ने उन्हें वहां से जाने के लिए कहा तो हंगामा शुरू कर दिया गया और इसके बाद पुलिस ने कई लोगों को पकड़कर बस के जरिए वहां से वापस भेजने की भी कोशिश की, लेकिन एक टकराव की स्थिति भी पैदा करने की कोशिश इन प्रदर्शनकारियों ने की है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं शहीदी पार्क आईटीओ के नजदीक दिल्ली की है। हमारे सहयोगी नीतीश जो जानकारी दे रहे थे कि यहां पर भी रास्ता रोकने की कोशिश कुछ प्रदर्शनकारियों ने की। तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के नासिक में चक्का जाम के दौरान किसान हाईवे पर ही धरने पर बैठ गए और वहां से आने जाने वाली गाड़ियों को उन्होंने रोक दिया। कई देर तक इससे यातायात बाधित रहा और लंबा जाम लगा रहा। 3 कृषि सुधार कानूनों का विरोध करने वाले लोग देश के कई इलाकों में इसी तरह से प्रदर्शन करते दिखाई दिए। तो कर्नाटक के कई शहरों में भी किसानों ने चक्का जाम किया, प्रदर्शन किया। कर्नाटक के हावेरी, दावणगेरे और हुबली में भी किसानों ने हाईवे को जाम कर दिया। हुबली की भी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर किसान सड़कों पर उतरे थे और रास्ते पर ही बैठ गए, प्रदर्शन करते दिखाई दिए। प्रदर्शन की वजह से वहां गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। हावेरी में तो किसानों की पुलिस से धक्का मुक्की तक हो गई। मामला बिगड़ने के बाद पुलिस ने कई लोगों को पकड़कर अपने साथ ले गई और तब वहां से रास्ता साफ हो सका। संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को चक्का जाम से बाहर रखा, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली पुलिस किसी तरह की ढील बरतने को तैयार नहीं थी। कृषि सुधार कानूनों के विरोध के नाम पर बीते 26 जनवरी को जो कुछ हुआ उसे दुनिया भर ने देखा और उसी से सीख लेते हुए, सबक लेते हुए दिल्ली पुलिस ने देश की राजधानी की सुरक्षा की पुख्ता तैयारी की। देर रात ही दिल्ली को अभेद्य किले में बदल कर रख दिया गया। चक्का जाम के ऐलान से दिल्ली सतर्क। दिल्ली बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा।
चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात। अभेद्य किले में बदली दिल्ली। ट्रैक्टर मार्च की आड़ से किसान आंदोलन के नाम पर दिल्ली में जो कुछ हुआ, उसने पुलिस और सुरक्षा बल को कैसे सबक दिए, इसका नमूना देखिए। ये है टिकरी बॉर्डर। इस रास्ते से बगैर इजाजत कोई दिल्ली में पांव भी नहीं रख पाए। इसकी पुख्ता तैयारी है। बैरिकेड से लेकर कीलों और कंटीलों तारों के जरिए ऐसा जाल बुना गया है जिसे कोई भेद न पाए। और तो और जमीन पर मौजूद सुरक्षा बल की निगाह से जो छुपकर अगर कोई हलचल हो तो उस पर नजर रखने के लिए ड्रोन भी अपने काम पर डटे नजर आए। यही नहीं, उपद्रव की नियत से कोई घुस ना पाए और यहाँ तक पहुँच भी जाए तो उससे निपटने के लिए सुरक्षा बल के जवानों का ये दस्ता मौजूद है, चुस्त दुरुस्त और चौकन्ना। पुलिस की तरफ से तैयारी काफ़ी ज़्यादा की गई है। टिकरी बॉर्डर पर इस वक्त हम मौजूद हैं। सामने आपको जो टेंट नज़र आ रहे हैं, दरअसल ये मुख्य स्टेज है टिकरी बॉर्डर का और उस तरफ तमाम किसान बैठे हुए हैं। लेकिन किसान उस तरफ हैं और इस तरफ तैयारियां किस तरह की हैं वो आपको दिखाते हैं कि बैरिकेड लगाए गए हैं। बैरिकेड के बाद बड़े बड़े पत्थर रखे गए हैं और पत्थरों के बाद आपको तमाम जो पुलिसकर्मी हैं उनकी तैनाती नज़र आ जाएगी। रैपिड एक्शन फोर्स हो, अर्धसैनिक बल हो या दिल्ली पुलिस के जवान हो, सबकी तैनाती जो है वो यहाँ पर बढ़ा दी है। आज कुछ ज़्यादा बढ़ा दी गई है, वो इसलिए कि ताकि किसी प्रकार की हुड़दंग जिस तरह से 26 जनवरी को हुई थी वैसी चीज़ें ना हो। कुछ ऐसी ही चाक चौबंद व्यवस्था दिल्ली को गुड़गांव से जोड़ने वाली सीमा पर भी दिखी, जहां बाहर से आने वाली हर गाड़ी और हर शख्स पर पुलिस की निगाह थी। कोई चूक न रह जाए, इसके लिए दिल्ली को यूपी से जोड़ने वाली लोनी बॉर्डर पर तो आसमान पर ड्रोन मंडराते दिखे, जिनके कैमरों से बॉर्डर ही नहीं आसपास के इलाके और हलचल पर भी नजर रखी जा रही थी। इन दिनों आंदोलन की सरगर्मियों का केंद्र गाजीपुर बॉर्डर है, इसलिए यहाँ सुरक्षा के लिए बैरिकेड से बनी दीवारें और पानी की बौछार छोड़ने वाली गाड़ियां नजर आई। किसान यूनियनों के चक्का जाम के आह्वान के बाद किस तरीके की सिक्योरिटी है बॉर्डर्स पर, वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त हम मौजूद है और ये देखिए किस तरीके से पूरे रास्ते को पुलिस ने ब्लॉक कर रखा है। ये कई लेवल की बैरिकेडिंग्स यहाँ पर की गई हैं और इसके ऊपर कटीले तार लगाए गए हैं और बैरिकेड के ऊपर भी आप देख रहे हैं कि तारों को लगाया गया है ताकि यहाँ से आगे यानी दिल्ली की तरफ इस रास्ते से ना बढ़ा जा सके। इस रास्ते को पैदल भी बंद कर दिया गया है पूरी तरीके से। बैरिकेड ही बैरिकेड आपको नजर आ रहे हैं। ये एक दो नहीं बल्कि 10-12 लेवल की बैरिकेड से लेवलिंग की गई है, बैरिकेडिंग की गई है। और किसान आंदोलन का एक और गढ़ रहे सिंघू बॉर्डर की अनदेखी भी पुलिस नहीं कर सकती थी, इसलिए यहाँ दिल्ली के दूसरे बॉर्डर की तरह सख्ती और सुरक्षा बंदोबस्त नजर आए। सिंघू बॉर्डर पर किसानों के चक्का जाम के ऐलान के बाद आज सुरक्षा बंदोबस्त ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। आम दिनों से यहाँ पर आप देखेंगे दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं और साथ ही देखिए इधर से एक टुकड़ी दिल्ली पुलिस की आ रही है जो कि यहाँ फ्लैग मार्च कर रही है। आप साथ में देख सकते हैं जो सीनियर ऑफिसर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार सिंघू बॉर्डर पर जो चौकसी है वो बढ़ती जा रही है। 26 तारीख को जिस तरह की घटना हुई थी वो ऐसी घटना ना हो, उसको देखते हुए लगातार यहाँ पर जो फोर्स है आप देख सकते हैं वो तैनात है। ये वो पॉइंट है जहाँ से आगे किसी को भी जाने की मनाही है, कोई यहाँ से नहीं जा सकता है। जब दिल्ली की सीमाओं पर ऐसे चाक चौबंद इंतजाम हो तो दिल्ली के अंदर संवेदनशील इलाकों का छावनी में बदलना लाजमी ही था। 26 जनवरी को उत्पातियों का अड्डा बना ITO इस बार सूरज उगने से पहले ही किसी भी हालात से निपटने को तैयार दिखा। और ऐसी ही तैयारी मिंटो रोड पर दिखी, जिस इलाके में बीजेपी का मुख्यालय है। जब इन इलाकों की ऐसी निगहबानी की जा रही हो तो लाल किले की सुरक्षा का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। लाल किले के आसपास तो रात से ही पहरा शुरू हो चुका था। यहाँ पुलिस के जवान रात भर मुस्तैदी से हर हलचल पर नजर रखते दिखे। कुछ यही हाल इंडिया गेट इलाके का रहा। यहाँ राष्ट्रपति भवन, विजय चौक से लेकर संसद भवन के आसपास तक सुबह की धुंध ने भले ही सब कुछ छुपा लिया हो, लेकिन यहाँ के सुरक्षा इंतजामात गहरी धुंध के बीच भी दिखाई पड़ते रहे। यही नहीं, इंडिया गेट की तरफ जाने वाली तमाम सड़कों पर भी दिल्ली पुलिस के जवान
चौकस नजर आए और जगह जगह वाहनों को रोककर तलाशी की जाती रही। बताया गया कि इस किलेबंदी के लिए 50,000 पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों को दिल्ली की सीमाओं पर तैनात किया गया। स्थानीय पुलिस स्टेशन के अधिकारियों को ITA, लाल किला, राजघाट और राजपथ जैसी प्रमुख जगहों पर तड़के 4 बजे से ही तैनात कर दिया गया।